सीबीआई अपना काम कर रही है और सीबीआई अपना काम करेगी और सच्चाई खोद कर निकालेगी। आप लाख कोशिश कर लो, अगर आप गलत हो तो आपको गलती की सज़ा मिलेगी। वो संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो या हिंदुस्तान की कोई भी जनता हो, हिंदुस्तान का कानून इतना मजबूत है कि उस कल्प्रिट को सज़ा दिलवाएगी ही दिलवाएगी। सबसे पहले तो मैं उद्धव ठाकरे से बोलूँगा कि संजय राउत जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप शिवसेना की भलाई चाहते हैं तो आप इन्हें हटाइए, किनारे कीजिए। बम्बई संजय राउत के बाप की है क्या? महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तानियों की है। आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता है अगर संजय राउत और इस तरह से एक महिला को हरामखोर कह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। संजय राउत को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी। आज के डेट में मैं यही कहना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है और बना हुआ है आज के डेट में। या चक्रवर्ती से शुरू होकर जिस हिसाब से आज करण जौहर तक बात पहुंची है, ये करण जौहर तक ही नहीं, ये और आगे बहुत दूर तक जाएगी। सच को स्वीकार करना ही होगा और ये करेंगे। जिस हिसाब से रिया चक्रवर्ती भी शुरू की थी और फाइनली उन्होंने एडमिट किया कि हाँ मैं ड्रग्स लेती थी। इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ सामने आ जाएगा। और करण जौहर लाख मना कर लें, वो निर्दोष नहीं हो सकते। आज की डेट में आप एक टॉप मोस्ट एक्ट्रेस हैं फिल्म इंडस्ट्री की। चैटिंग को आप लाख डिलीट कर लें, वो कुछ होने वाला नहीं है। फाइनली अगर आप गलती किए हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात कर रहे हैं बम्बई में जिस तरह से जो है बॉलीवुड में जो बड़े बड़े जो है नाम सामने आए हैं, इस तरह से ड्रग्स माफियाओं के नाम सामने आ रहे हैं। तीसरे चरण में जो है जो पूछताछ चल रही है एनसीबी और सीबीआई की, तो उसमें बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। हमारे साथ जो है एडवोकेट नवलेंद्र कुमार जी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह से जो है उसमें कानूनी जो है जानकारी देंगे हमारे व्यूअर को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, जिस तरह से जो है सीबीआई, एनसीबी और ईडी जो जांच कर रही है, और ये तमाम जांच करने का दायरा इसलिए बढ़ा कि क्योंकि पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री जो है नशे में जो है लिप्त है, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? फिल्म इंडस्ट्री आज के डेट में नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। जिस हिसाब से रोज़ नए नए नाम सामने आ रहे हैं, उससे ये क्लियर है कि ये नशे का अड्डा चलता है। जिस हिसाब से अभी कुछ दिन पहले करण जौहर ने एक वीडियो क्लिक की थी, पब्लिक मीडिया में डाली थी। उस वीडियो को देखो, अभी सीबीआई की इसकी रिपोर्ट भी आ गई है कि भाई इसमें कोई एडिट नहीं है, रियल वीडियोज़ हैं। उस वीडियो को देखा आप, क्लियर हो जाएगा। सारे हीरो हीरोइन जो हैं सामने दिख रहे हैं। जिस हिसाब से उनकी एक्ट है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये सारे ड्रग ले रहे थे उस समय, करण जौहर या जो भी हो, जो सफाई दें। लेकिन आज के डेट में मैं यही कहना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है और बना हुआ है। आज के डेट में कोई भी नशेड़ी उठता है, रात को हुक्का लगाता है, चिलम लगाता है, ड्रग लगाता है और सरकार को 4 गालियाँ दे देता है। जांच चल रही है एनसीबी की, उसमें अब थर्ड जो पर्दे के पीछे जो काम करवाने वाले हैं, ड्रग्स को सप्लाई करने वाले हैं, पेडलर हैं, और जो उनके बड़े सरगना हैं, बिग बॉस हैं, उनका खुलासा होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल खुलासा होगा, एक एक लोग बाहर आएंगे। और अभी तो ये इंक्वायरी जो है अभी उस लेवल पर पहुँची नहीं है। अभी ये धीरे नीचे से ऊपर शुरू हुई है। अभी एक से एक बड़े बड़े दिग्गज हीरो, हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर का नाम आने वाला है बहुत जल्दी। जिस हिसाब से एक रिया चक्रवर्ती से शुरू होकर जिस हिसाब से आज करण जौहर तक बात पहुंची है, ये करण जौहर तक ही नहीं, ये और आगे बहुत दूर तक जाएगी। ये सीबीआई हो या एनसीबी हो या ईडी हो, सारे प्रॉपर सही रास्ते में जा रही है और एकदम सही है। पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ था, ये अड्डा ध्वस्त होना ज़रूरी है। जो टैलेंटेड हीरो जो अपने दम पे कुछ करते हैं, उन्हें मौका मिलेगा। उन्हें लोग जिस हिसाब से अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री के बाद जो जिस तरह से आया कि लोग बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, नए नए फिल्म हीरो हीरोइन जो नए चेहरे होते हैं उनको जानबूझकर इग्नोर करते हैं, डीमोरलाइज किया जाता है ताकि हमारे कंडीशन पे साइन करें,
और हमारे साथ 3 4 5 फिल्में जितने हैं बनाए, लेकिन मेरे कंडीशन पे और मैं जो पैसे दूं उसी में काम करें, तो ये उनका टैलेंट को भी दबाया जाता है। जिस तरह से जो सुशांत सिंह राजपूत के जो मामले में जो बयान रिया चक्रवर्ती दे रही थी, वही बयान जो है दीपिका पादुकोण दे रही थी। आज दीपिका पादुकोण सहित जो है तमाम जो हीरोइन जो सामने आ रही हैं और उनके बयान जो है अब जब पूछताछ चल रही है तो वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम ड्रग लेते हैं, लेकिन वो भी फिर जांच अधिकारियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम ड्रग जो है केवल जो है एक दिखावा के लिए लेते थे। अब एक इसके लिए क्या ये जितने लोग हैं सारे ट्यूटर्ड स्टेटमेंट है। इन लोगों का स्टेटमेंट जो है वो ट्यूटर्ड स्टेटमेंट है, लोगों का बताया हुआ स्टेटमेंट है कि ऐसे बोलना है, वो चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत देर तक टिकेंगे नहीं। आज कल परसों इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, जब इनको सच को स्वीकार करना ही होगा और ये करेंगे। जिस हिसाब से रिया चक्रवर्ती भी शुरू की थी और फाइनली उन्होंने एडमिट किया कि हाँ मैं ड्रग्स लेती थी, मैं ड्रग्स मंगवाती थी, मैं अपने भाई के साथ शौविक के साथ मिलके ये ड्रग्स का धंधा, तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रग पैडलर्स का गैंग है जो पूरे फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी रिक्वायर्ड लोग हैं उनके पास तक ये ड्रग्स पहुंचाते हैं। और ड्रग्स की मात्रा जैसे पार्टियों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, और जिस हिसाब से सामने आ रहा है नए नए नाम रोज़ आ रहे हैं, और ये आगे अभी जो है सबसे ऊपर बैठे हैं ना हीरो, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उनका भी नाम आएगा और ये बड़ी जल्दी खुलासा होने वाला है। तो जैसे पायल घोष भी आज कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो अनुराग कश्यप को किस तरह से, अनुराग कश्यप पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, करण जौहर का भी नाम आ रहा है, तो ये तमाम जो है कब तक, आपको क्या लगता है कि कब तक जो है ये रहस्य खुलेगा? क्योंकि ये पीछे जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है जो जिनके इशारे पे ये काम चल रहा था। तो पुलिस अपना काम कर रही है, FIR रजिस्टर्ड हो गई है पायल घोष के कंप्लेंट पे, और अगर अनुराग कश्यप जो गलती किए हैं सज़ा उनकी मिलनी तय है, और ड्रग्स का जो है उसमें उनका नाम आ रहा है। वो लाख मना कर लें, लाख ट्वीट कर लें। 2019 में जो पार्टी आयोजित की गई थी, जी बिल्कुल, जो पार्टी, और उस पार्टी की वीडियो भी करण जौहर खुद ही बनाए थे और खुद ही पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पे। और आज उन्होंने कहा कि इवन इंक्वायरी के बाद ये भी क्लियर हो गया कि इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, एज इटिंग है। और अगर आप उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो हर एक एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स जो भी हैं, उनकी चेहरा बता रही है। कहते हैं ना कि आंखें आईना होती हैं, तो उनकी आंखें बता रही है कि कुछ न कुछ वो ले रही हैं, या चरस हो या कोकीन हो या ड्रग हो, जो भी हो, कुछ न कुछ ले रही हैं। वो वीडियो में ऐसा दिखता है। इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ सामने आ जाएगा। और करण जौहर लाख मना कर लें, वो निर्दोष नहीं हो सकते। दीपिका पादुकोण करें तो मैं तो एक खिलाड़ी थी, मैं तो ड्रग ले नहीं सकती है, जो मैंने माल बोला था वो मैंने वैसे ही फोकट में बोल दिया क्या, दूसरों को सरप्राइज करने के लिए, इस तरह से कुछ वर्ड बोला था। अभी जो बोलना ज़्यादा जल्दी होगी। आप खिलाड़ी थी, खिलाड़ी हैं नहीं। खिलाड़ी उस समय थी, तब की बात नहीं है, ये आज की बात हो रही है। ये फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद आप में कितना बदलाव आया, आप इसलिए बच जाएंगे कि पहले खिलाड़ी थी, ये मान्य नहीं है। आज की डेट में आप एक टॉप मोस्ट एक्ट्रेस हैं फिल्म इंडस्ट्री की। चैटिंग को आप लाख डिलीट कर लें, वो कुछ होने वाला नहीं है। फाइनली अगर आप गलती किए हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। CBI फिर से जो है, जैसे कि वो महाराष्ट्र के जो CBI अपना काम कर रही है। ये मुंबई पुलिस नहीं है जो सरकार के दबाव में काम करती है। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहीं भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। जब सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को जब लगा कि मुझे मुंबई पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा, तो उन्होंने पटना में FIR दर्ज कराया। FIR दर्ज कराने के बाद वहाँ से जब ऑफिसर्स, पुलिस पदाधिकारी मुंबई जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने, तो आप एक षड्यंत्र के तहत एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी कह लो, या आप मुंबई पुलिस को बचाने के लिए या महाराष्ट्र सरकार को बचाने के लिए या बड़े बड़े नेता, अभिनेता, ड्रग माफिया, पता नहीं ड्रग माफिया, किसको बचाने के लिए आपने उसे क्वारंटाइन कर दिया। जबकि छोटे मोटे लोग
जो हैं जो उनके एसोसिएट थे उनको रहने दिया, जो मेन आदमी थे, जो मेन पदाधिकारी थे, जो मेन ऑफिसर थे, उसे आपने क्वारंटाइन कर दिया। ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आनी चाहिए थी वो आई नहीं। इवन आपने सीबीआई इंक्वायरी का भी विरोध किया। क्यों? ऐसी क्या वजह रही आपकी जो आपने सीबीआई इंक्वायरी का विरोध किया? क्या आप नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले? अगर कोई मर्डर है, कोई मर्डरर है, कॉन्स्पिरेसी है, अबेटमेंट ऑफ मर्डर है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, तो आपने इसको इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दिया? आपकी महाराष्ट्र पुलिस इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करती, ना कोर्ट इंटरवीन करने जाती, ना बिहार पुलिस, ना उसके फादर, अगर करती तो। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में इन्वेस्टिगेशन किया है और पूरी तरह से इस केस को बिना कुछ जांच किए एक सुसाइड बता दिया। संजय राउत जो है पूर्व मुख्यमंत्री देवेश फडणवीस को मिलने गए, क्यों गए, पूछा गया क्यों गए, वो कहते हैं कि मैं सामना के लिए इंटरव्यू लेने गया। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह से सक्रिय था और इस तरह के जो है जो बीजेपी के नेताओं को मिलना, ये इसमें कहाँ से जो है तब्दीली क्यों आ रही है? अगर जिस हिसाब से मीडिया में चीज़ें दिखाई जा रही है, एक रिया चक्रवर्ती या सौविक चक्रवर्ती या इस तरह के कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग पूरे गवर्नमेंट मशीनरी को, सिस्टम को अरेंज नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। हो सकता है कि इसमें कोई बड़े नेता का नाम फंसा हो जो उजागर होना नहीं चाहते, ये लोग हाईलाइट होने नहीं देना चाहते, सामने आने नहीं देना चाह रहे, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। और ये एक तरह से सुशांत सिंह मर्डर केस की सच्चाई सामने आने नहीं देना चाहते। इसलिए जो भी एक्शन लिया जा रहा है, या संजय राउत ही हो या लोगों से मिल रहे हैं, या जिस हिसाब से, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा अभी क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये जल्दी हो जाएगी बोलना, लेकिन कहीं ना कहीं है, ये 100% है कि किसी न किसी बड़ी मछली को बचाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई अपना काम कर रही है और सीबीआई अपना काम करेगी और सच्चाई खोद कर निकालेगी। आप लाख कोशिश कर लो, अगर आप गलत हो तो आपको गलती की सज़ा मिलेगी। वो संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो या हिंदुस्तान की कोई भी जनता हो, हिंदुस्तान का कानून इतना मजबूत है कि उस कल्प्रिट को सज़ा दिलवाएगी ही दिलवाएगी। आप किसी से मिल लो, कोई बीजेपी का नेता से मिल रहे हैं, ठीक है, मैंने परसों भी देखा वो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब से मिले, उस पर भी मीडिया में बहुत सारी न्यूज़ें आई कि वो मिले, तो वो बोले कि मैंने इंटरव्यू के लिए गया था, मीटिंग के लिए गया था। सच्चाई जो भी हो, लेकिन वो छुप सकती नहीं है, वो सामने आना ही आना है और जो दोषी होंगे उनसे सज़ा मिलेगी। ये नशेड़ियों का अड्डा चलाने वाले लोग ना बच नहीं सकते, जो जिस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। या वो न्यूज़ में आया था कि ये एम्बुलेंस भी चेंज कर दिया था इन लोगों ने, जहाँ तक सुशांत सिंह का गर्दन पे कुछ निशान भी थी। ये सब इन्वेस्टिगेट कर रही है सीबीआई, मुझे सीबीआई पे पूरा भरोसा है। कल्प्रिट जो भी होंगे उन्हें बाहर लेकर आएगी और सच्चाई सबके सामने होगी। सबसे पहले तो मैं उद्धव ठाकरे से बोलूँगा कि संजय राउत जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप शिवसेना की भलाई चाहते हैं तो आप इन्हें हटाइए, किनारे कीजिए। नहीं तो ये उद्धव ठाकरे जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके पिताजी आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी ने जिस एम के साथ ये शिवसेना का गठन किया था, उसे आप कहीं ना कहीं उस एम को आपने ख़त्म कर दिया, एक दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। आपको पब्लिक की सपोर्ट इसलिए मिला था कि आप शिवसेना के बाबा साहब ठाकरे के बाद आप मुख्य अभिनेता हो, लेकिन जिस हिसाब से आप संजय राउत के बहकावे में आकर या संजय राउत के कहने पे आकर या एक आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता के कहने पे आकर जिस हिसाब से महाराष्ट्र सरकार आज की डेट में काम कर रही है, जिसे यही पता नहीं है कि महिला और पुरुष में क्या अंतर है, हमारी भारतीय नागरिक में, हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को कितनी इज्जत दी जाती है, उस इज्जत को भूल गए हैं आप। महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि संजय राउत भी महाराष्ट्र सरकार का एक हिस्सा है, और आज आप संजय राउत की रोल भूमिका को आप इग्नोर नहीं कर सकते महाराष्ट्र सरकार में।
और आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अगर संजय राउत और इस तरह से एक महिला को हरामखोर कह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। संजय राउत को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी। कोर्ट में भी इन लोगों ने जिस हिसाब से चीज़ों को मिसगाइड करने की कोशिश की है, संजय राउत अगर इंसान की तरह इनको चाहिए तो चुपचाप जाके, अगर ये हरामखोर वर्ड कंगना रनौत के लिए इस्तेमाल किया है तो चुपचाप माफ़ी मांग ले, इसी में भलाई है। इन्होंने ये धमकी दिया था कि आके दिखाओ जरा बम्बई, तो क्या ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है? क्या एक महाराष्ट्र बम्बई संजय राउत के बाप की है क्या? महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तानियों की है। हिंदुस्तान में जो जहाँ चाहे जाके रह सकता है, अपना कमा सकता है, रोटी रोजी सब कमा सकता है। संजय राउत की बाप की नहीं है जागीर महाराष्ट्र या बम्बई, ये पूरे हिंदुस्तानियों का है। वहाँ बिहारी भी जाएंगे, पहाड़ी भी जाएंगे, बंगाली भी जाएंगे, उड़िया भी जाएंगे, तमिल भी जाएंगे, कन्नड़ भी जाएंगे। आप इस तरह की धमकी दे रहे हैं। आप बिल्कुल, आपने क्या सोचा वो बम्बई नहीं आएगी? आप रोक लिए, आई। तरह से जिस नशे में जिस तरह से उनका पहनावा आइकॉन के नाम पर जो हमें प्रोड्यूस करते हैं, वो जो फिल्में आती हैं उसमें हमारे नई जनरेशन पे फ़र्क पड़ता है, हमारे बच्चों पे फ़र्क पड़ता है। किस तरह फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे नई जनरेशन जो है उन लोगों को देखकर उनकी नकल करते हैं। उनके ड्रेसिंग सेंस, पहनावा, बोलने की कला, रहना चलना फिरना सब कुछ सीखते हैं। और अगर समाज को आप गलत चीज़ें सिखाओगे तो गलत चीज़ ही बच्चे सीखेंगे, हमारे आगे आने वाले जनरेशन ख़राब होगी। इन लोगों को, नशेड़ियों को फिल्म इंडस्ट्री से बाहर करें, साफ़ सुथरे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आएँ, अच्छे टैलेंटेड लोगों को मौका दें और अच्छी छवि। और मुझे बड़ा एक और बात बताऊंगा, मुझे योगी आदित्यनाथ जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने जिस हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री अपने यूपी में बना रहे हैं, नोएडा में बना रहे हैं, मैं जोगी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और जितने भी साफ़ सुथरे छवि वाले फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो आए, उनके साथ मीटिंग किए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में एक नई फिल्म इंडस्ट्री आपकी नोएडा में मिलेगा, फिर महाराष्ट्र को कोई नहीं पूछेगा। संजय राउत है, वो कहते हैं कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री बनानी है तो जम्मू एंड कश्मीर में बना सकते। क्या नहीं बना सकते? क्या वो जम्मू कश्मीर हमारा अंग नहीं है? हम तो पीओके में बनाने की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है, हम वहाँ भी बनाएंगे। अगर मुझे ज़रूरी, सरकार को जहाँ ज़रूरी लगेगा, जहाँ जो चीज़ें उन्हें, कारखाने कहाँ लगाने हैं, फिल्म इंडस्ट्री कहाँ बनानी है, प्लेग्राउंड कहाँ बनाना है, ये सरकार डिसाइड करेगी। और ये संजय राउत नहीं, या महाराष्ट्र की सरकार या शिवसेना नहीं बताएगी। और योगी आदित्यनाथ के पास इतने जगह हैं, इतने संसाधन हैं, वो ईमानदारी से इस चीज़ को बना सकते हैं, बड़ी जल्दी खड़ी कर लेंगे। और एक साफ़ सुथरी फिल्म इंडस्ट्री, वो नशेड़ियों का अड्डा यूपी में नहीं बनेगा। जब तक योगी की सरकार रहेगी यूपी में, नशेड़ियों का अड्डा नहीं बनेगा। फिल्म इंडस्ट्री मतलब फिल्म इंडस्ट्री होगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है समाज का आईना है। आप हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हो। आप साफ़ सुथरी फिल्में बनाओ, भारतीय संस्कृति को ज़िंदा रखने की कोशिश करो, हमारे आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। आपको आइकॉन मानते हैं, आपको आइकॉन होने के नाते आप पे दुगनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी बच्चे हमारे नवयुवक हैं या आगे चल के जो देश के भविष्य बनने वाले हैं, उस भविष्य को संवारे, उन्हें नशे के गटर में न डालें। उसे नशेड़ियों का गैंग जिस तरह से आज काम कर रहे हैं वो बड़ा ही निंदनीय है। और मुझे पूरा भरोसा है योगी आदित्यनाथ जी पे, जो एक साफ़ सुथरी फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे। और जो भी टैलेंटेड लोग होंगे, जो जिसके अंदर प्रतिभा होगी, जो अपने दम पे, ये लेगेसी वाली बातें नहीं है, हम लेगेसी नहीं चलेगी यहाँ कि हमारे बाप एक्टर थे तो मैं भी एक्टर बन गया। एक्टर तो बन जाओगे, टैलेंट कहाँ से लाओगे? तो टैलेंट अपने दम पे आती है। भाई भतीजावाद से आप भाई भतीजावाद से बिल्कुल मुक्त हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आओ, अपना टैलेंट दिखाओ, नहीं है तो आप किनारे। तो अभी तक यही हो रहा था। कुछ जो है तथाकथित जो बिग बॉस हैं, उसके अपने रिश्तेदार, अपने नाती पोती तमाम जो है ख़ानदानी जो है इसमें जा रहा था। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप सुथरी फिल्म बनाए, फिल्म इंडस्ट्री। संजय राउत ने बोला कि प्रधानमंत्री भी हमारे नेता हैं आपका, क्योंकि वो उनका कभी मानते ही नहीं। जैसे उनके बयान आते हैं वो तो प्रधानमंत्री को मानते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक जो है इस तरह से जो विरोध करते हैं, जबकि
और उनको ये भान नहीं होता। आज जो है इस तरह से जो है ये मस्केबाजी क्यों हो रही है? क्या लगता है कि क्या सीबीआई है, एनसीबी है, सीबीआई पूरी की पूरी और ईडी सभी जो है सेंट्रल की जो है जांच एजेंसियां जो कि प्रधानमंत्री के अंडर में आती हैं, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और ये वित्त मंत्रालय के अंडर में आती है। अमित शाह जी हों या मोदी जी हो, वो किसी भी बॉडी को इंटरफेयर नहीं करते। वो सब लोग अपना काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। और सरकार आपको जो भी मक्खनबाजी करनी है, मस्केबाजी करनी है, कर लो। प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी बड़े से हमारे पदाधिकारी, गृह मंत्री हों या आपके प्रधानमंत्री हों या वित्त मंत्री हों या जो भी हैं, वो किसी बहकावे में नहीं आएंगी। और गवर्नमेंट अथॉरिटी एनसीबी हो या सीबीआई हो या ईडी हो, सब अपने खुद निष्पक्ष बिना दबाव का काम कर रही है और बिल्कुल सही रास्ते में जा रही है। आप संजय राउत जी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लाख कोशिश कर लो, अगर आपकी गर्दन फंसती नज़र आ रही है और आप चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं देवेंद्र फडणवीस से मिलकर, मोदी जी की बड़ाई कर कर, अमित शाह की बड़ाई करके, सीतारमन जी का बड़ाई करके मैं अपने आप को बचा लूँगा, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की जो भी अथॉरिटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो बिना दबाव का काम करती है। और ये सरकार किसी भी एजेंसी पे अननेसेसरी दबाव नहीं देती, ना ही इंटरफेयर करती है।